chapter number 21, and this is the topic of electromagnetic induction and Faraday law. सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि what is induced EMF. EMF means electromotive force. लेकिन पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें. In chapter number 20, we discussed two ways in which electricity and magnetism are related to each other. Number one, an electric current produces magnetic field. A magnetic field exerts a force on an electric current or on a moving electric charge. तो ये दो चीजें हम चैप्टर नंबर 20 में देख चुके हैं, क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली. नाउ अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या इसका कोई रिवर्स पॉसिबल है. यानी जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. लेकिन अगर हम किसी वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बाहर से लेके आते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वायर के अंदर कोई करंट फ्लो होता हुआ हमें नजर आएगा. कोई ऑब्जर्वेशन इस तरह होंगी. So these discoveries were made in 1820 to 1821. यानी ये जो दो डिस्कवरीज हैं, current because of the magnetic field and the magnetic field exert a force on current or moving charges, ये डिस्कवरीज जो हैं वो इस दौरान की गई. Scientists then began to wonder if electric current produce a magnetic field, is it possible that a magnetic field can produce an electric current? ये एक क्वेश्चन है जो कि मैं यहाँ पर एलोबरेट करना चाहता हूँ. So 10 years later, the American Joseph Henry and the Englishman Michael Faraday independently found that it was possible, and Henry actually made this discovery first, but the Faraday published his result earlier and investigated the subject in more detail. इसी लिहाज से हम इस induced EMF को Faraday law of induced EMF के नाम से जानते हैं. We now discuss this phenomena and some of its world-changing applications, including electric generator. ये आपके सामने एक छोटा सा apparatus है. इनफैक्ट उस apparatus का स्केच है जो कि Faraday ने इस बात को प्रूव किया था कि जब आप किसी कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड तब्दील करते हैं तो फिर उसकी वजह से कॉइल में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है. अगर यहाँ पे देखें तो ये एक आयरन का कोर है और इसके ऊपर ये एक वायर बॉन्ड किया हुआ है और इस वायर की जो वाइंडिंग है उसका नाम हमने एक्स रखा हुआ है. और ये वायर जो है वो इस बैटरी के साथ कनेक्टेड है. आई मीन दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल और जो नेगेटिव टर्मिनल से वायर होता हुआ इस कॉइल के दूसरे एंड की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक स्विच भी लगाया हुआ. और आप ये जानते हैं कि जब इस स्विच को मैं कनेक्ट करूंगा तो इस वायर में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस करंट इस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी. और इसके बिल्कुल ऑपोजिट एंड पर एक और कॉइल है जो कि इसी आयरन कोर के ऊपर वाइंड किया हुआ है और ये जो है ये एक गैल्वानोमीटर के साथ अटैच है और जो दूसरा एंड है वो गैल्वानोमीटर के दूसरे एंड के साथ अटैच किया हुआ है और इस लिहाज से ये एक लूप कंप्लीट हो जाता है. तो अब ये चूंकि ओपन है तो जाहिर है गैल्वानोमीटर में आपको कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा. जैसे ही इस कॉइल में करंट होगा तो डिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे नजर आएगा. अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो गैल्वानोमीटर के साथ जो कॉइल अटैच्ड है यहाँ पर कोई बैटरी नहीं लगी हुई जिसकी वजह से करंट
इस कॉइल में आपको मिल सकती हैं। बल्कि अब फैराडे का जो एक्सपेरिमेंट था वो ये था कि जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करेंगे, यानी इसको आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे, इस वायर में करंट फ्लो होगा और इसके नतीजे में जो इसकी सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के ऊपर भी अप्लाई हो रही होगी और उसके नतीजे में इस कॉइल में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो अब इसी छोटे से एक्सपेरिमेंट को हम वन बाय वन डिटेल से देखते हैं। A coil of wire X was connected to a battery. The current that flowed through X produces a magnetic field. जैसे कि हमने कहा कि जैसे ही आप ये स्विच ऑन करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और मैग्नेटिक फील्ड जाहिर है इस कॉइल के अराउंड होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल पर भी अप्लाई हो रही होगी। Faraday hoped that a steady current in X would produce enough magnetic field to produce a current in a second wire. Initially, Faraday का ये ख्याल था कि जब हम किसी कोई steady state current फ्लो करवाएंगे इस X कॉइल में, तो उसके नतीजे में जो मैग्नेटिक फील्ड इस Y के ऊपर लग रही होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड इस Y के अंदर करंट फ्लो करवा देगी और यहाँ पर रिफ्लेक्शन मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही उसने इसको ऑन किया है, करंट फ्लो होना शुरू हुआ, मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पर जनरेट हो रही थी, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास करंट स्टेडी स्टेट करंट है, स्टेडी स्टेट करंट हम ऐसे करंट को कहते हैं जो टाइम के लिहाज से तब्दील ना हो। यानी मिसाल के तौर पर अगर पहले 1 मिनट में इस वायर में 1 एम्पियर का करंट है, तो अगले 5 मिनट में भी 1 एम्पियर होना चाहिए, अगले 10 मिनट में भी 1 एम्पियर ही होना चाहिए, जब तक कि आपने बैटरी कनेक्ट किया हुआ है। तो अगर करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के लिहाज से तब्दील नहीं हो रहा, तो ऐसे करंट को हम स्टेडी स्टेट करंट का नाम देते हैं, या इसको हम स्टेडी करंट भी कहते हैं। तो फैराडे का ये ख्याल था कि जब स्टेडी करंट हम फ्लो करवाएंगे तो फिर उसके नतीजे में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और कॉइल Y में करंट प्रोड्यूस करेगी। तो स्टेडी स्टेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होती है, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये दूसरे कॉइल में करंट फ्लो नहीं करवाती, एंड दिस इज एन ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व बाय द फैराडे। ओके, और आगे चलते हैं। दिस सेकंड सर्किट Y contain a galvanometer to detect any current but contain no battery at all. यानी यहाँ पर कोई बैटरी नहीं है, करंट फ्लो होगा तो आपको इसकी जो नीडल है ये आपको इधर पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ जाते हुए नजर आएगी। He made no success with constant current, यानी उसको कोई कामयाबी नहीं हुई कि जब वो कांस्टेंट करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस करंट हासिल करना चाह रहा था। But the long sought effect was finally observed when Faraday noticed the galvanometer in a circuit Y deflect strongly at the moment he closed the switch in the circuit X. यानी जब ये स्विच को ऑन कर दिया जाता था और उसके बाद यहाँ पर स्टेडी करंट मौजूद है, तो उसके नतीजे में इस वायर में कोई करंट नहीं है, लेकिन एट द मोमेंट जब इस स्विच को इसके साथ कनेक्ट किया जाता था, जैसे ही आप घरों में कोई स्विच ऑन करते हैं, तो वो जो इंस्टेंटेनियस मोमेंट है जब आप स्विच ऑन करते हैं, उस वक्त जो करंट है वो स्टेडी स्टेट करंट नहीं होता। और उसकी वजह यह है जैसे इस एक्सिस पे टाइम है और यहाँ पर करंट है, तो जब ये स्विच ऑन है तो फिर उस वक्त जाहिर है फर्स्ट कर लीजिए कि टाइम भी 0 है और करंट भी 0 होगा। लेकिन जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे और फर्स्ट कर लीजिए कि यहाँ पर जो स्विच ऑन करने पे जो करंट है 1 एम्पियर का करंट है, तो
ऐसा नहीं है कि जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं विद इन नो टाइम करंट जो है वो 1 एम्पियर पे चला जाता है, बल्कि वो थोड़ा सा टाइम लेता है और उसका जो स्लोप है वो इस तरह से, एंड दिस टाइम is, we call it the current required to saturate its at 1 एम्पियर। तो जैसे ही आप कोई भी स्विच ऑन करते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है 0 एम्पियर से 1 एम्पियर में जाने के लिए। तो ये जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड द नॉन स्टेडी स्टेट करंट। और यहां से, यानी दिस इज द रीजन, यहां से आप जब आगे जाएंगे, ये वो रीजन है जिसको हम स्टेडी स्टेट या स्टेडी करंट का नाम देते हैं। जब करंट जो है वो टाइम के साथ सैचुरेट हो जाता है, तो इस रीजन में देखें करंट जो है टाइम के साथ तब्दील हो रहा है, तो जाहिर है ये नॉन स्टैटिक कहलाएगा। और ये वो रीजन है जब आप किसी भी स्विच को जस्ट ऑन करते हैं एट इंस्टेंटेनियस, और वो टाइम बहुत स्मॉल होता है, और उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद ये टाइम, थोड़ी देर के बाद ये करंट जो है कांस्टेंट हो जाता है। तो अब जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे यहाँ पर, तो उसके नतीजे में इस थोड़े से टाइम के लिए जो करंट है वो नॉन स्टेडी स्टेट में होगा, और उसके नतीजे में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो जो फील्ड है वो भी टाइम पर डिपेंड करेगी, और वो जो फील्ड है वो इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस करेगा। और ये जो निडल है, ये जो है वो जाहिर है किसी एक डायरेक्शन में आपको डिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा, डिपेंड करेगा कि करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज। सो ये जो चीज है, फाइनली आफ्टर मैनी अटेम्प्ट Faraday observed that कि ये रिवर्स पॉसिबिलिटी मौजूद है कि किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से आप करंट फ्लो करवा सकते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि वो नॉन स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। Okay, and the galvanometer deflected strongly in the opposite direction when he opened the switch in X. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो बहुत थोड़े से टाइम के लिए जो करंट है वो नॉन स्टेडी स्टेट में होता है, और उसके बाद स्टेडी स्टेट में चला जाता है। और जब आप स्विच को दोबारा से ऑफ करते हैं, यानी इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, तो भी करंट जो है वो 1 एम्पियर से 0 में आने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है, और ये टाइम माइक्रो सेकेंड में होता है, लेकिन बहरहाल एक फाइनाइट टाइम जरूर मौजूद है। तो उस दौरान फेरेडे ने ऑब्जर्व किया कि जब आप इसको इधर ऑन और ऑफ करते हैं तो यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन मिलता है, और इसकी डिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि इस कॉइल में करंट मौजूद है। That means a constant current in X produces a constant magnetic field which produces no current in a Y. यानी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, जो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के लिहाज से तब्दील नहीं हो रही, उसकी वजह से इंड्यूस करंट किसी दूसरे कॉइल में पैदा नहीं होगी। Only when the current in X was starting or stopping was a current produced in Y. कि जब आप इस X में करंट को स्टॉप करते हैं या उसको स्टार्ट करते हैं बाय जस्ट मेकिंग स्विच्ड ऑफ एंड स्विच्ड ऑन, तो उसके नतीजे में जो एक थोड़े से टाइम विंडो के लिए जो करंट नॉन स्टेडी स्टेट में आती है, तो ये जो नॉन स्टेडी स्टेट करंट है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन स्टेडी स्टेट मैग्नेटिक फील्ड होगी। एंड नाउ वी हैव अ करंट इंड्यूस इन अदर कॉइल। So what Faraday concluded, that although a constant magnetic field produces no current in a conductor, a changing magnetic field, and of course इसको इस तरह से कहना चाहिए कि change with respect to time magnetic field can produce an electric current. Such a current is called
एन इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट कहने की वजह ये है कि ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से आ रही है, यानी अगर इस कॉइल में जो करंट को अगर आप देखें एक्स कॉइल में, तो ये जो करंट है ये तो इस बैटरी की वजह से, लेकिन इस कॉइल वाई में कोई बैटरी नहीं है और इसमें अगर करंट आ रहा है तो वो इस नॉन कॉन्टैक्ट कॉइल की वजह से आ रहा है। Therefore, we call it the current induced in Y by the magnetic field in coil X. So finally, what Faraday concluded? A changing magnetic field induces an EMF. तो आपने भी याद रखना है कि ऐसी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जो टाइम के साथ तब्दील हो रही, तो उसके नतीजे में इंड्यूस करंट पैदा होगा। लेकिन अगर ऐसी फील्ड है जो कि टाइम के साथ तब्दील नहीं हो रही है, तो फिर इंड्यूस करंट पैदा नहीं होगा। Faraday did further experiments on electromagnetic induction. यहाँ पर भी देखें, एक कॉपर वायर है, उसको गैल्वानोमीटर के साथ अटैच किया हुआ है, क्लोज लूप में है, और यहाँ पर एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट से आप वाकिफ हैं, और इसका नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ है, साउथ नीचे की तरफ है। ये जो एरो है, ये इसका मतलब है कि आपने उस बार मैग्नेट को होल्ड किया हुआ है और इस कॉइल को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। तो जब आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे, तो एट द मोमेंट व्हेन यू जस्ट पिक्ड अप दिस बार मैग्नेट एंड मूव्स अपवर्ड, तो उस छोटे से टाइम विंडो में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम डिपेंडेंट होगी, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर मौजूद हैं तो नंबर ऑफ लाइंस इतनी है, इसको और आगे ले जाएंगे तो लाइंस की तादाद तब्दील होगी इस कॉइल में टाइम के साथ। तो टाइम के साथ अगर नंबर ऑफ लाइंस तब्दील हो रही हैं, तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड को हम टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और ये दोनों पॉसिबिलिटी है, आप इस बार मैग्नेट को तेजी के साथ इस कॉइल में ऊपर की तरफ ले जाएं तो भी मैग्नेटिक फील्ड तब्दील होगी और आपको यहाँ पर रिफ्लेक्शन मिलेगी। और आप दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इस बार मैग्नेट को आप तेजी से नीचे की तरफ ले जाएं, तो भी जो मैग्नेटिक फील्ड है ये टाइम पर डिपेंड करेगी और आपको गैल्वानोमीटर में रिफ्लेक्शन मिलेगा। लेकिन एक के अंदर रिफ्लेक्शन अगर राइट साइड पे है तो दूसरी केस में ये लेफ्ट में हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाते हुए करंट अगर की डायरेक्शन एक है तो नीचे आते हुए करंट की डायरेक्शन तब्दील हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इस बार मैग्नेट को बस जस्ट होल्ड किया हुआ है, ना तो आप इसको ऊपर ले जाते हैं और ना ही नीचे ले जाते हैं, तो उसके नतीजे में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। और हमने पहले देख लिया कि फैराडे की ऑब्जर्वेशन में जब फील्ड टाइम पर डिपेंड नहीं करेगी तो फिर करंट इंड्यूस नहीं होगा। और ये आपको पता चलेगा कि जब आप यहाँ पर निडल में कोई डिफ्लेक्शन आपको नहीं मिलेगी। Okay, so if magnet is moving quickly into a coil, a current is induced in a wire, and if the magnet is quickly removed, a current is induced in the opposite direction. तो ये दो possibility होगी। If the magnet is held steady and coil of a wire is moved toward or away from the magnet, again an EMF is induced and the current flows. यानी एक तो अभी मैंने बताया कि बार मैग्नेट को आप इस कॉइल में लेके जाते हैं या वहां से आप वापस ले आते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप इस बार मैग्नेट को तो फिक्स कर दें, लेकिन ये जो कॉइल है इसको आप ऊपर नीचे करें, तो भी इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं ये टाइम पर डिपेंड करेंगी, सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड टाइम डिपेंडेंट एंड ऑफ कोर्स वी हैव अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वानोमीटर। तो दोनों पॉसिबिलिटी मौजूद हैं, ईदर यू मूव बार मैग्नेट अप एंड डाउन और यू मूव करंट कैरिंग वायर अप एंड डाउन। तो दोनों केस में आपको इंड्यूस करंट मिलेगा। मोशन और change is required to induced EMF. It doesn't matter whether the magnet or the coil. तो ये कोई नहीं फर्क पड़ता कि आप
बार मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं या कॉइल को मूव करवा रहे हैं, the only things is that the magnet must be time dependent. तो अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड टाइम डिपेंडेंट होगी तो फिर आपको इंड्यूस करंट मिलेगा. Now let's have a look what is the way to find magnetic field or the induced current. हम quantitatively कैसे निकाल सकते हैं. Faraday investigated quantitatively what factors influence the magnitude of the EMF induced. He found first of all that the more rapidly magnetic field changes, the greater the induced EMF. He also found that the induced EMF depends on the area of the circuit loop. क्योंकि एरिया अगर ज्यादा होगा किसी कॉइल का या लूप का, तो फिर जाहिर है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का जो चेंज है वो भी ज्यादा होगा, and therefore the induced current increases, and also the angle it makes with B. आपको हमने शुरू से भी देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल की डिपेंडेंसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है. मिसाल के तौर पर अब आपके पास ये जो फ्लैट सरफेस है, ये कॉपर वायर का कोई लूप है, क्लोज लूप है, जिसका जो एरिया है वो L स्क्वायर है, बिकॉज लेंथ इज L एंड दिस लेंथ इज L. तो इसका जो टोटल एरिया हो जाएगा ये L स्क्वायर. और ये जो ब्लू लाइन है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है जो कि आप बाहर से प्रोड्यूस कर रहे हैं. एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड हैज एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल वेक्टर एरिया. तो अब अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड को रिजॉल्व करेंगे इसके कंपोनेंट में, तो इसके दो कंपोनेंट मिलेंगे. एक कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक कंपोनेंट होगा पैरेलल कंपोनेंट. तो पैरेलल कंपोनेंट तो इस लूप से थ्रो नहीं हो रहा, तो जाहिर है उसकी वजह से तो कोई इंड्यूस ईएमएफ पैदा नहीं हो सकता. ओनली वी हैव परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच आर cross through this closed loop. So in fact it is found that the EMF is proportional to the rate of change of the magnetic flux phi b passing through the circuit or the loop of area A. तो magnetic flux हम कहते हैं number of line passing through any cross sectional area. So the magnetic flux for a uniform magnetic field through a loop area A is defined as, यानी अगर B यूनिफॉर्म है तो इसका जो फ्लक्स है वो उसको हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ B मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ द लूप. अब ये ध्यान में रहे कि इस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस करंट पैदा नहीं होता, ये हम पहले देख चुके हैं. लेकिन हम मैग्नेटिक फ्लक्स एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो डिफाइन कर सकते हैं. एंड अगर मैं इसको इस तरह से लिखूंगा बी ए cos थीटा, तो थीटा इन्वॉल्व होगा एंड द थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, where B is uniform. When is B perpendicular to the face of the loop, that means theta is 0. So that the magnetic flux can be written as magnetic field times the loop area. Okay, the EMF induced in a circuit is equal to the rate of change of magnetic flux through the circuit. यानी ये जो symbol है, this is the curly E, this is called the EMF, and this is equals to the change in magnetic flux with respect to time. तो इस और ये जो phi b है इसको हम देख चुके हैं कि this is equals to magnetic field and the loop. तो ये आपके पास अगर इसको टाइम के साथ तब्दील करेंगे तो फिर आपके पास जो करंट जो इंड्यूस होगा अदर कॉइल में वो फिर इसके बराबर हो जाएगा. नेगेटिव साइन जो है वो मैं आपको भी एलिब्रेट करता हूं कि वो क्या हो. The fundamental result is known as the Faraday's law of induction, and it is one of the basic law of electromagnetism.
if the circuit contains n number of loops, यानी अभी जो हमने पिछले स्लाइड में जो लूप्स दिखाया था उसमें बस सिर्फ आपके पास एक ही लूप है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा लूप्स हैं, कुछ सोलिनॉइड है, तो वहां पर जो लूप्स की तादाद ज्यादा हो सकती है। दिस कुड बी 10, 100, 500। फर्ज कर लीजिए कि लूप्स की तादाद अगर n है और बहुत ही क्लोज अगर वो रैप हुए हैं, सो दैट द सेम फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच लूप्स, द EMF induced in each loop add together, so the total EMF is equals to minus n time change in magnetic flux with respect to change in time.